वेलकम टू सीएमए पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 विच इज रिवेन्यू रिकॉग्निशन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। रिवेन्यू रिकॉग्निशन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम अपने रिवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, कौन कौन से रिवेन्यू को हम रिकॉर्ड करेंगे और कब करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कि रिवेन्यू को हम कौन कौन से आइटम को रिवेन्यू के लिए कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है सेल्स ऑफ गुड। जो हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है उसमें जो हम सेल्स ऑफ गुड से जो भी हमारा रिवेन्यू जनरेट होता है तो वो हमारा रिवेन्यू में आता है। ठीक है, तो हम उसे रिवेन्यू कंसिडर करते हैं। सेकेंड है हमारा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अगर मैं कोई सर्विस दे रही हूँ उसके बदले मुझे जो पैसे मिलते हैं वो हमारा रिवेन्यू में काउंट होगा। ठीक है, थर्ड है हमारा आउटसोर्सिंग ऑफ रिसोर्स। ठीक है, अगर मैंने कोई अपने रिसोर्स को आपको यूज करने दिया है तो उसके बदले अगर आप मुझे कोई पैसे दे रहे हो लाइक इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, तो वो हमारा आता है आउटसोर्सिंग ऑफ रिसोर्सेस में। ठीक है, तो रिवेन्यू में थ्री आइटम्स को कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट जो हम सेल कर रहे हैं अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, सेकंड जो हम सर्विस प्रोवाइड करके जो अपने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा रिवेन्यू होता है। थर्ड है आउटसोर्सिंग का। ठीक है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से सर्विसेज को हम रिवेन्यू में नहीं लेते हैं। ठीक है, नहीं लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में। ठीक है, इसीलिए हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में। ठीक है, उसके बाद है हमारा लीज हायर परचेज अग्रीमेंट। ठीक है, तो ये भी हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम ये पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में, इसीलिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में कवर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडीज क्यों नहीं होता, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में। ठीक है, इसीलिए ये 3 पार्ट नहीं हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में। और फोर्थ वन है हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो वो हमारा उसके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, वो हमें इसमें नहीं पढ़ना है। IRDA एक्ट होता है, उसमें हमें पढ़ना होता है इसके बारे में। ठीक है, तो वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। उसके बाद है हमारा कि हमें अगर किसी भी चीज़ को लेके अनसर्टेनिटी है कि ये पता नहीं हमें आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जिसके लिए हमें ज़्यादा चांसेस है कि ये रिवेन्यू हो सकता है हमें नहीं आकर होगा, ठीक है, या फिर हमें नहीं मिलने वाला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम अपने रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, रिवेन्यू का पोस्टपोन कर देंगे। ठीक है, उसको रिकॉग्निशन को पोस्टपोन कर देंगे और उसे जब वो हमें इनकर होगा तभी हम उसको रिकॉर्ड करने वाले। ठीक है, जब हमें अक्रू होगा उस टाइम ही हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे नोट में कुछ लिखा है, आइए पढ़ते हैं। रिवेन्यू इंक्लूड द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ओनली अक्रूड टू एन एंटरप्राइज ऑन इट्स ओन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जो रिवेन्यू हमें खुद का, जो एंटरप्राइज का खुद का रिवेन्यू होगा, जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हमारा खुद का होगा, हम बस वही हम अपने रिवेन्यू में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हमारा रिवेन्यू बस वही होगा जो हमारा एंटरप्राइज का खुद का होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, ये क्या होता है, ये लाइक हम लोग ये लोग लेते हैं। ठीक है, हम लेते हैं सेल्स टैक्स, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, ये तो हमें गवर्नमेंट को वापस पे करना होता है ना। ठीक है, अब तो ये सब नहीं है सेल्स टैक्स वगैरह, लेकिन हम GST लेते तो हैं कस्टमर से, लेकिन ये हमारा खुद का तो नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, रिवेन्यू को उसको नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, GST वगैरह हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको लेस करके रिकॉग्नाइज करने वाले हम। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, डू नॉट अक्रू टू द एंटरप्राइज एंड डज नॉट कंसिडर टू बी रिवेन्यू। ये हमारा खुद का नहीं है एंटरप्राइज का, इसीलिए हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे रिवेन्यू की तरह। ठीक है, वो किस में बताया गया, IAS 18 में। ठीक है, और US जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी ये बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा इलस्ट्रेशंस है, तो हम इलस्ट्रेशंस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। AB लिमिटेड सीक्स योर एडवाइस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है, लिखा है, एज अ रिजल्ट ऑफ अ recent announced price revision granted by the government of India with effect from 1st July 2014, the company stand to receive 6 lakh from the customer in respect of sales made in 2016-17। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि कैसे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इस केस को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखा है कि
गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया था कि 2000 कब से, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014, ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 14 से जो भी कस्टमर होंगे वो 6 लाख रुपए हमें पे करने वाला है, ठीक है, 6 लाख रुपए पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, आंसर में क्या लिखा है, द कंपनी इज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2017, ठीक है, 31/3/17 ड्यू टू द प्राइस रिवीजन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कंपनी हैज टू रिसीव एन एडिशनल सेल्स रेवेन्यू ऑफ 6 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 16-17, ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि हमें एडिशनल सेल्स रेवेन्यू मिलेगा 6 लाख रुपए का, ठीक है, 16-17 में। एज पर AS 9 वेयर द अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जब हमें अनसर्टेनिटी होती है किसी भी रेवेन्यू को के कलेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, उस टाइम पोस्टपोन कर देंगे कि जब मिलेगा उसी ईयर पे हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए उसके बाद लिखा है यहाँ पे its recognition is postponed to the extent of uncertainty involved, and it should be recognized as revenue only when it reasonably certain about its collection. In view of the above statement, if there is no uncertainty exists as the collectability of at 6 lakh rupee, it should have recognized as revenue in the financial statement for the year 31/3/17. तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी, ठीक है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी। मतलब क्या है कि हमें सर्टेनिटी भी नहीं है कि नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा, और हमें ऐसा अनसर्टेनिटी भी नहीं है कि नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, नो अनसर्टेनिटी, ठीक है, नो अनसर्टेनिटी। इसका मतलब है कि हो सकता है हमें मिले, हो सकता है नहीं मिले। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 4, ठीक है। ये मैं CMA इंस्टीट्यूट के मैथ्स से क्वेश्चन कर रही हूँ। अगर जब भी आप ये क्वेश्चन करो तो आप अपने बुक को ज़रूर खोल के रखो सामने, हो सकता है वीडियो में आपको क्वेश्चन विजिबल ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4, एडवाइस डिलिमिटेड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2017. A claim lodged with the railway in March 2015 for loss of goods of 5 lakh had been passed for the payment in March 2017 for 4 lakh. No entry was passed in the book of company when the claim was lodged, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि कोई कंपनी ने क्लेम किया था, ठीक है, रेलवे में, कि उसे 5 लाख रुपए का लॉस हुआ था, लेकिन उसे क्या कंपनी ने क्या किया, क्लेम फिर रेलवे ने क्या किया, 4 लाख रुपए को पे करने का एक्सेप्ट किया है, ठीक है, पास किया पेमेंट के लिए, ठीक है। नो एंट्री वाज पास्ड, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्री नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ ये बोला गया था कि 4 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मिला तो नहीं था। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, 2015 में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे 2017 में जब हमें मिलने वाला है उस ईयर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। आइए क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन पढ़ते हैं कि इंस्टीट्यूट ने हमें क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी आर प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंड 31/3/17. There was a loss of goods of rupee 5 lakh in 2014-15 and the claim was lodged in March 2015 with the railway authorities, ठीक है। No entry was passed in the book of company when the claim was lodged and the said treatment was correct in view of AS 9, which states that if uncertainty exists as to collectibility, the revenue recognition should be postponed, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि अकॉर्डिंग टू AS 9 कंपनी ने तो बिल्कुल सही किया कि उसने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि उस टाइम हमें नहीं पता है कि हमें मिलने वाला है या नहीं मिलेगा, ठीक है। सिंस द क्लेम इज पास फॉर द पेमेंट ऑफ 4 लाख रुपए, ठीक है, क्लेम पास तो हो गया कि हमें 4 लाख रुपए मिलेगा 2017 में। इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंड 31/3/17, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि हम लोगों को 2017 में से रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि वो 2017 के लिए ही पास किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5, A private limited company manufacturing fancy terry towels had valued its closing stock of inventory of finished goods at the realizable value, inclusive of profit and the export cash in its
incentives, ठीक है. Firm contract had been received and goods were packed for export, but the ownership in these goods had not been transferred to the foreign buyer. Comment on the valuation of the stock by the company. ठीक है, यहाँ पे बोला है प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जिसे फॉरेन में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है. लेकिन क्या क्या कंपनी ने क्या किया, उसके कॉस्टिंग के लिए, मतलब जो वैल्यू किया इन्वेंट्री को, वो उसने क्या किया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, ठीक है. तो सबसे पहले तो उसकी गलती यहीं पे हो गई है कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में क्या पढ़ा था कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में हमने पढ़ा था कि हम कोई भी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो लोअर होगा उसी पे हम रिकॉर्ड करने वाले हैं. तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, डायरेक्टली रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है. तो ये गलती हो गई कंपनी की, ठीक है. उसके बाद कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे लिखा है टेरिटोरियल्स डू नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स और मिनरल ओर्स. अकॉर्डिंगली टेकिंग इनटू द अकाउंट द फैक्ट स्टेटेड द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स should have been valued at lower of cost and net realizable value and not at net realizable value. जो अभी मैंने बोला यही चीज लिखा है इसमें कि कंपनी को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं रिकॉग्नाइज करके कॉस्ट जो भी लोअर होगा कॉस्ट या फिर एनआरवी वैल्यू, ठीक, एनआरवी, ठीक है, तो उस पे हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था, ठीक है. Therefore the policy adopted by the company for valuing of its closing stock of inventory of finished goods is not correct, ठीक है. तो यहाँ पे कंपनी ने क्या क्या गलती किया है, उसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करके, ठीक है. यहाँ पे एक और लाइन था जो शायद छूट गया है, क्या लिखा है, फॉर द एक्सपोर्ट इंसेंटिव आर रिकॉर्डेड ओनली इन द ईयर एक्सपोर्ट सेल टेक प्लेस. हाँ, तो कंपनी ने ये भी एक गलती किया है कि जिस ईयर एक्सपोर्ट मतलब होगा फाइनली टेक प्लेस उसी दिन हमें रिकॉर्ड करना था, इसने पहले कर लिया था, तो वो भी एक गलती थी, ठीक है, कंपनी की. उसके बाद यही था कि कंपनी ने पॉलिसी सही से अडॉप्ट नहीं किया. सो यही था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9. आई होप कि आपको क्लियर हो. किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, ठीक है. सो थैंक यू, बाय बाय.